हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ गाइड बाय मनोज कुमार। हम लोग आज प्लेटफॉर्म सेट प्रैक्टिस नंबर 3 करेंगे जो 28 मार्च 2016 को तीसरा शिफ्ट में पूछा गया था। इसमें मैथ और रीजनिंग दोनों सेक्शन का सॉल्यूशन कर देंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है, लेकिन जो भी सॉल्यूशन करेंगे आपको पहले बता दें कि सबसे पहले मौखिक रूप से करना चाहेंगे, मतलब बगैर कलम और कॉपी का यूज किए ही, विदाउट पेन एंड पेपर पहले आप प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद कलम यूज कीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है, यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 24√3 हो तो इसका परिमाप कितना होगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है। इतना के बराबर दिया गया है कितना, 24√3। तो √3 से √3 दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 24 गुना 4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 24 गुना 4 96 हो गया। 96 को लिख सकते हैं 16 गुना 6, मतलब a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 4√6। तो वर्ग का परिमाप आप जानते हैं 4 गुना भुजा, उसी प्रकार से यहाँ है समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 गुना भुजा। तो 3 गुना 4√6 मतलब कितना हो जाएगा, 12√6। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। आपको फिगर ड्रा करके भी बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है समबाहु त्रिभुज ये दिया गया है आपके प्रश्न में। समबाहु त्रिभुज मतलब वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों साइड्स आपस में बराबर हो। इसका एरिया आपको प्रश्न में दिया गया है। इसका क्षेत्रफल कितना दिया गया है आपके प्रश्न में, क्षेत्रफल दिया गया है 24√3 वर्ग मीटर। इस प्रकार से दिया गया है 24√3 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है क्या, सेंटीमीटर में नहीं दिया गया है, सिर्फ 24√3 है। इसको आपको परिमाप पूछ रहा है प्रश्न में, तो कितना होगा जो, तो परिमाप बराबर आप जानते हैं क्या होता है, 3 गुना भुजा। तो सबसे पहले क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। इतना बराबर आपके प्रश्न में दिया है 24√3। तो √3 से √3 दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 24 गुना 4। और यहाँ देखिए a बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 24 गुना 4। तो 24 का 24 चौक 96 से लिख सकते हैं, या यहाँ हम लिख देते हैं 6 गुना 4 गुना 4, मतलब 2 4 से 1 4 बाहर आ जाएगा, मतलब 4√6 हो गया साइड। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप बराबर होता है 3 गुना भुजा, मतलब 3 गुना 4√6। तो इस प्रकार से हो जाएगा 12√6। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इतना सेंटीमीटर में होगा, परिमाप हमेशा सेंटीमीटर में होता है, भुजा सेंटीमीटर में होती है। क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर में इस प्रकार से होता है। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 रीजनिंग का है। ये दिया गया है हाइट को लिखा गया है 1440, तो वाइड को क्या लिखेंगे, इस प्रकार से HIDE स्पेलिंग लिखा गया है, इसे लिखा गया है 1440। तो वाइड WIDE वाइड को आप क्या लिखिएगा जो पूछ रहा है प्रश्न में। तो देखिए कैसे से बनाते हैं। हाइट मतलब इसका पहले अल्फाबेटिकल नंबरिंग करेंगे, मतलब H8 I9 D4 और E5 होता है। तो सभी का मल्टीप्लिकेशन करके लिखा गया है 1440। देख सकते हैं आप कैसे, 8 9 72 हो गया, 72 पच्चे कितना होता है 360, और 360 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 चौक 44, तो 1440। उसी प्रकार से बाइट का नंबरिंग कीजिए, अल्फाबेट का और गुना कर दीजिए। तो W 23 होता है, I 9 होता है, D 4 होता है, E 5 होता है। तो गुना कर देते हैं। देखिए 23 गुना 9, 23 9 2 शून्य 7, मतलब ये दोनों गुना करके 207 हो गया, और 5 के 20, तो 207 दूनी कितना हो जाएगा, 207 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 414, और 1 0 ये हो जाएगा, मतलब 41 40। आपका आंसर हो जाएगा 41 40। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर ये था 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि यदि कोई व्यक्ति किसी पंक्ति में दोनों ओर से 14वां स्थान पर हो तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पर्संस इन ए रो, मतलब किसी रो या पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या बराबर क्या होता है, उस व्यक्ति का दाएं से स्थान उसी व्यक्ति का बाएं से स्थान दोनों को जोड़ेंगे और एक घटा देंगे, मतलब टोटल नंबर ऑफ पर्सन इज इक्वल टू लेफ्ट साइड से जोड़ेंगे, राइट साइड से जोड़ेंगे और एक घटा देंगे। तो आपके प्रश्न में दिया है दोनों साइड से 14वां स्थान पर है, दिया गया है प्रश्न में कि दोनों ओर से 14वें स्थान पर है। तो टोटल कितना हो जाएगा 14 + 14 - 1, तो 14 14 28 में से एक घटा देंगे, मतलब कितना हो जाएगा आपका आंसर, मतलब 27, क्योंकि उस पंक्ति में कितना व्यक्ति है, टोटल 27 व्यक्ति। टोटल नंबर ऑफ पर्संस इन दैट रो इज इक्वल टू 27। ये आपका ऑप्शन नंबर भी डी ही है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि एक दुकानदार 20% 10% की 2 अनुक्रमिक छूट देता है और अपने उत्पादन के लिए 108 रुपये पाता है, तो इसका वास्तविक मूल्य क्या है, मतलब वास्तविक मूल्य आपको निकालना है। वास्तविक मूल्य उसका कितना है, जब वह 10% और 20% की छूट देता है तो 108 रुपये वह पाता है।
तो इसे मौखिक भी बना सकते हैं। कैसे? वास्तविक मूल्य को आप x मान सकते हैं तो x का 20% छूट 20% या 100 पर भी बना सकते हैं। हम लिखकर आपको बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। मान लीजिए कि वास्तविक मूल्य x है तो 20% छूट है, इसका मतलब 80% पर बेच रहा है तो 80/100 लिखेंगे। उसके बाद 10% छूट है यानी कि 90% पर बेच रहा है और उसे प्राप्त कितना होता है? उसे प्राप्त होता है 108 रुपया। 108 रुपये इस प्रकार से इसे हल करेंगे इस प्रकार से 20 चौक 80 25 100, यहाँ से 1 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 12 12 में कैंसिल हो जाएगा, 4 दिए 12, तो यहाँ पर से 5 दिए 15 गुना 10 तो कितना हो जाएगा 150। इसका शॉर्टकट यही होगा, सबसे शॉर्टकट अप्रोच होगा कि 108 गुना डायरेक्ट 20% छूट है। कितना छूट है? प्रश्न में दिया गया है 20% छूट है, मतलब 80% पर बेच रहा है तो 100 बटा कितना लिखेंगे 80। उसके बाद 10% छूट है, ये 90% पर बेच रहा है तो क्या लिखेंगे 100 बटा 90। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 150। तो आपका ऑप्शन नंबर ये है सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, 10 नंबर क्वेश्चन सिंपलीफिकेशन का आप जानते हैं 3 into स्क्वायर रूट ऑफ 121। 121 का वर्गमूल कितना होता है 11, 11 121 होता है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 गुना 11। उसके बाद 361 का वर्गमूल होता है 19, 19 से 361 होता है। उसके बाद 529 का वर्गमूल कितना होता है 23 और यहाँ पर 36 का वर्गमूल 6 होता है तो 9 गुना 6। इसे हल कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 11 के 33 माइनस कितना हो जाएगा 19। उसके बाद यहाँ पर कितना 23 प्लस 12 तो 33 में से 19 घटाइए तो कितना हो जाएगा 14 और यहाँ पर से 23 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35। तो इसे कैंसिल करेंगे 7 दूनी 14 7 पचे 35, मतलब आपका आंसर हो जाएगा 2/5। तो 2/5 कौन सा ऑप्शन दिया गया है 2/5 आपका ऑप्शन नंबर डी है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 ही है। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर आपस में बदला जाना चाहिए? तो पहला ऑप्शन में है प्लस तथा गुना को बदलना होगा, दूसरा ऑप्शन में प्लस तथा माइनस को, तीसरा ऑप्शन में गुना तथा भागा को, चौथा ऑप्शन में प्लस तथा भागा को। तो डायरेक्ट हम आपको चौथा ऑप्शन यूज करने बता रहे हैं। क्यों चौथा ऑप्शन यूज करने बता रहे हैं? आपको डिजिट देखकर पता चल रहा होगा। तो चौथा ऑप्शन में क्या लिखा गया है? मान लीजिए कि चौथा ऑप्शन में लिखा गया है क्या कि प्लस तथा भागा को, इस प्रकार से प्लस तथा भागा लिखा गया है चौथा ऑप्शन में, मतलब प्लस की जगह भागा लिखेंगे और भागा की जगह पर प्लस लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे भागा प्लस है तो यहाँ पर भागा लिखेंगे, मतलब 3 भागा 2 और गुना ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ माइनस है 4, यहाँ पर भागा है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे प्लस, कितना लिखेंगे भागा की जगह पर प्लस लिखना है तो 5, 10 हमें आना चाहिए। तो हल कीजिए, सबसे पहले भागा क्रिया करते हैं, मतलब ये हो जाएगा 3 गुना 1/2 हो जाएगा और गुना 6 माइनस 4 प्लस 5। तो देखिए ये हो जाएगा 3 दूनी 6, मतलब तो 3 दिया 9 माइनस 4 प्लस 5, तो 9 माइनस 4 यानी कि 5 प्लस 5, इस प्रकार से आपका 10 आ रहा है और 10 दिया भी है। तो आपका एक्यूरेट ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी, बाई ऑप्शन इसमें चला जाता है, आपको पता होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि एक 90 मीटर लंबी ट्रेन 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 15 सेकंड में एक पुल को पार करती है, तो पुल की लंबाई का पता लगाइए। आप जानते होंगे कि कोई ट्रेन जब किसी पुल को या खंभा को या सुरंग को पार करता है तो ट्रेन की लंबाई और साथ में उस पुल या खंभा या सुरंग की लंबाई दोनों को योगफल होता है कुल लंबाई। तो इस प्रकार से समय बराबर आप जानते हैं क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा 4। तो दूरी क्या हो जाएगा ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई। तो प्रश्न में बोल रहा है पुल की लंबाई क्या है जो निकालने के लिए पूछ रहा है, और ट्रेन की लंबाई दिया है 90 मीटर। क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए कैसे सॉल्यूशन करेंगे, मीटर प्रति सेकंड, पहले सेकंड ऊपर जाएगा तो यहाँ पर सेकंड हो जाएगा, आपको पता है सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा और ये मीटर से मीटर भी कैंसिल हो जाएगा। तो 15 गुना 15 कितना हो गया 225, 225 हो गया। यहाँ 90 प्लस x, तो 90 में कितना जोड़ेंगे कि 225 हो जाए। तो या ऐसे भी कर सकते हैं कि x बराबर कितना हो जाएगा 90 इस तरफ लेकर जाएंगे तो 225 माइनस 90, तो कितना हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पर से 135, यानी कि 135 मीटर होगा। 135 क्या होगा मीटर में, क्योंकि पुल की लंबाई मीटर में होगी और यहाँ पर ट्रेन की लंबाई 90 मीटर दिया है तो पुल की लंबाई 90 मीटर ही होगी। तो यहाँ पर 135 मीटर, आपका ऑप्शन नंबर कितना है बी, बी नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका ये है 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि एक आदमी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3 घंटे चलता है, तो उसने कितना दूरी तय किया, जो पहले पता कर लीजिए। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो गया टोटल, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम।
मतलब 4 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलता है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से चलता है, कितना 3 घंटा का। तो घंटा से घंटा कैंसिल, मतलब कितना हो गया 4 12 किलोमीटर, यानी कि उसने टोटल 12 किलोमीटर की दूरी तय की। इसके बाद बोल रहा है कि और समान दूरी वापस 16 किलोमीटर की गति से दौड़कर आता है, मतलब वही दूरी 16 के स्पीड से आता है, तो दौड़ने में उसके द्वारा लिया गया समय बताइए। मतलब समय बराबर आपसे पूछ रहा है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितना हो गया 12 किलोमीटर, और चाल आपके प्रश्न में दिया है कितना का स्पीड से आता है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से आता है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से आता है। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, घंटा ऊपर जाएगा, आपको पता है। तो 4 × 12 4 × 4 = 16, यानी कि कितना हो जाएगा 3/4 घंटा। घंटा को मिनट में बदलेंगे क्योंकि मिनट में आपका ऑप्शन है, तो 3/4 1 घंटा में 60 मिनट, तो 3/4 घंटा में 3/4 × 60 कितना क्या हो जाएगा मिनट्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर से कितना हो गया आपका आंसर 45 मिनट्स। तो 45 मिनट्स कौन सा ऑप्शन में है, आप देखिए ऑप्शन नंबर ये है ए। 45 मिनट्स कितना ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर आपका 20 रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, देखिए ये लिखा गया है कि पोर्ट को 2491 लिखा गया है। इस प्रकार से पोर्ट है PORT, इसका स्पेलिंग है, इसे लिखा गया है 2491 इस प्रकार से। और भी लिखा गया है आपके प्रश्न में MUCE, इसका कोडिंग क्या दिया गया है, देख सकते हैं MUCE, इसका कोडिंग लिखा गया है आपके प्रश्न में 6538 और पूछ क्या रहा है कंप्यूटर का कोडिंग क्या होगा, तो मतलब कंप्यूटर COMPUTER, कंप्यूटर का ये मीनिंग होता है, तो कंप्यूटर COMPUTER, इसका चारों ऑप्शन में कौन सा होगा डिजिट में जो पूछ रहा है। तो देखिए इसे कैसे बनाते हैं, सी का नंबरिंग क्या दिया गया है, यहाँ से देखिए सी फॉर कितना है 3, तो सबसे पहले सी के जगह पर 3 लिखेंगे। ओ के जगह पर कितना है देख रहे हैं 4 है, तो ओ का मान यहाँ 4 लिखेंगे। एम को देखिए कितना है 6 है, तो एम के जगह पर 6 हमने लिखा। पी को देखिए तो पी के जगह पर कितना है 2, तो 2 लिखा। यू के जगह पर कितना है 5, तो 5 लिखे। टी के जगह पर कितना है 1, ई के जगह पर कितना है 8, और आर के जगह पर कितना है, आर के जगह पर 9 है। इस प्रकार से 346 251 और 89 कौन सा ऑप्शन है 346 251 89, पहला ऑप्शन ही आपका आंसर मैच कर रहा है, देख सकते हैं। इसके बाद 20 के बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ये है एक संख्या के 2/3 का 1/4 100 है, तो वह संख्या क्या है। मान लें कि वो संख्या x है, तो x का 2/3 का 1/4 कितना है 100 है। इसे हल कीजिए, तो ये 2 से 50 तो 100 हल हो जाएगा, ऊपर से ऊपर कैंसिल किया हमने, और ये 100/1 लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 चौके 12 बचे 60 और 1 0 पहले से, यानी कि 600 आपका आंसर हो जाएगा x का मान। तो 600 कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर बी है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है यदि sin θ √3/2 तो tan θ कितना होगा। तो sin θ में किसका मान होता है √3/2, आपको पता होगा sin 30 होता है 1/2, sin 60 होता है √3/2, मतलब थीटा की जगह पर यहाँ पर कितना दिया गया है, थीटा की जगह पर 60 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है tan θ कितना होगा, मतलब tan 60 का मान कितना होगा, tan 60 का मान आप जानते हैं √3 होता है, तो √3 कौन सा ऑप्शन है, √3 है ऑप्शन नंबर बी। ये तो कलम लगाने की जरूरत नहीं थी, इसे आप मौखिक ही बना लेते। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि एक वस्तु को 3735 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 10% की हानि होती है, तो वह इसे कितने रुपए में बेचे ताकि उसे 10% का लाभ हो। तो इसका सबसे शॉर्टेस्ट अप्रोच बताते हैं कि क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है कि यदि एक वस्तु को 3735 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 10% की हानि होती है, तो वो उसे कितना रुपए में बेचे ताकि उसे 10% का लाभ हो। ये सिंपल क्वेश्चन है, आप जानते हैं 3735 रुपए में बेचता है तो 10% की हानि होती है। 10% की हानि मतलब 90% पर बेच रहा है, यानी कि 90% का वैल्यू दिया है 3735, तो 1% का वैल्यू कितना होगा 3735/90, और 10% लाभ उसे पाना है तो 110% पर बेचेगा, मतलब 110% का वैल्यू कितना होगा, तो 3735/90 × 110। आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, आप कैलकुलेशन करके आपका आंसर आ जाएगा। फिर भी आपको लिखकर बताते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 बता रहे हैं 10% की हानि होती है, यानी कि 90% पर बेच रहा है, तो 90% का वैल्यू कितना दिया गया है आपके प्रश्न में 3735 रुपया, 3735 से भी बोल सकते हैं इतना रुपया।
तो 1% का वैल्यू कितना होगा 3735/90। तो पूछ रहा है प्रश्न में कि 10% उसे लाभ हो कितना में बेचे थी, 10% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना होता है 110%। तो 110% पर कितना हो जाएगा 3735/90 इंटू 110। इसे हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। हल कर देते हैं, देखिए ये 9 से कैंसिल करेंगे, 9 चौके 36, 1 और 3, फिर 13 में से 9 हो जाएगा तो 4 और 5, 9 5 45, 415 गुना 11 करेंगे तो 415 गुना 11 किस प्रकार से भी कर सकते हैं जल्दी से, 5 यहाँ पर कितना हो जाएगा 45 पैसा। तो 45 पैसा आपका आंसर आ जाएगा, या 11 के आपको गुना करने के लिए मात्रा होगा 45 पैसा आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि जेसस को लिखा गया है, देखिए ये लिखने का क्वेश्चन है, क्या लिखा गया है JESUS, JESUS। इस प्रकार से जेसस को क्या लिखा गया है आपके प्रश्न में EZN और लिखा गया है PN, EZN इस प्रकार से लिखा गया है। तो आपसे पूछ रहा है कि जैक को क्या लिखा जाएगा, JAC के जैक का स्पेलिंग दिया है तो इसे क्या लिखा जाएगा। तो पहले नंबरिंग कर लेते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, जो रहता है J10 होता है, E5, S19, U21 और S19। यहां से देखिए E5 होता है, Z26 होता है, N14 होता है, P16 होता है और N14 होता है। तो देखिए क्या अंतर है, यहाँ 10 है तो यहाँ 5 है, मतलब 5 की कमी हो रहा है, यहाँ 5 है तो यहाँ 26 है, 5 मतलब कितना 26, Z26 होता है तो 26 5 31, मतलब 5 E को हम 31 भी बोल सकते हैं, यानी कि 31 में से 5 घटाएं तो 26 हो रहा है, 19 में से 5 घटाएं तो 14 हो रहा है, मतलब इतना सब में से आप देख रहे हैं कि 5 ही घट रहा है टोटल में। कहीं पर भी देख सकते हैं 21 में से 5 घटाएंगे तो 16 हो रहा है, 19 में से 5 घटाइएगा तो 14 हो रहा है, मतलब इसमें भी नंबरिंग करेंगे और 5 घटाकर आपका आंसर हो जाएगा। तो J10 होता है, A 1 होता है जिसे हम 27 भी लिख सकते हैं, C 3 होता है, ABC मतलब 1 2 3 होता है और उससे 3 को हम 29 भी लिख सकते हैं, 26 3 या 3 लिखे या 29 लिखिए, के को 11 बोलते हैं, आप जानते हैं J10 की 11। अब इसे नंबरिंग कर देते हैं, तो देखिए ध्यान से 10 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से यहाँ पर 5 घटाइएगा तो 5 होगा, फिर 27 में से 5 घटाइएगा तो कितना होगा 22 होगा, और 29 में से 5 घटाइएगा तो कितना होगा 24 होगा, और 11 में से 5 घटाइएगा तो 6 होगा। अब 5 किसका होता है E, 22 किसका होता है V का, 24 किसका होता है X का, और 6 किसका होता है F का। तो EVXF कौन सा ऑप्शन है, EVXF आपका कितना है ऑप्शन नंबर बी। तो बी नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है कि 20 निरीक्षणों का अंकगणितीय माध्य 15.5 है, यानी कि 20 प्रेक्षणों का औसत दिया है 15.5। बाद में यह पाया गया कि एक निरीक्षण गलती से 24 की बजाय 42 पढ़ लिया गया, यानी कि 24 के जगह पर 42 लिखा गया। तो सही माध्य क्या है, तो प्रारंभिक में माध्य कितना दिया है 15.5 दिया है स्टार्टिंग में माध्य। इसके बाद क्या बोल रहा है, जो देखिए प्रश्न बोल रहा है कि 24 के बजाय 42 पढ़ लिया गया, यानी कि सही में होना चाहिए था 42 लेकिन गलती से पढ़ लिया गया है 42। ऐसा कितना संख्या के लिए हो रहा है, तो 20 संख्याओं के लिए। तो इस प्रकार से औसत बराबर या माध्य बराबर होता है ना योगफल बटा संख्या, तो ये संख्या हमने लिखा 20 संख्या के लिए ये क्रिया हो रहा है। तो 15.5 इसे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 42 में से 24 घटाइएगा तो हो जाएगा माइनस में कितना 18, तो 18/20 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9/10, यानी कि 15.5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9/10 को 0.9 लिख सकते हैं, और इसे घटाने के बाद कितना हो जाएगा 15 में से 9 जाएगा 6, यहाँ पर 14.6 आपका फाइनल आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन है 14.6, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन का रहा है उस मूलधन का पता कीजिए जो साधारण ब्याज 8% की दर से 9 महीने में 1000 रुपए हो जाता है। हो जाना का मतलब क्या होता है, मिश्रधन। तो मिश्रधन आपके प्रश्न में कितना दिया गया है, मिश्रधन दिया गया है आपके प्रश्न में 1000 रुपया हो जाता है, और यहाँ पर से रेशियो में मिश्रधन निकाल सकते हैं। तो टाइम कितना दिया गया है, टाइम दिया गया है 9 माह, टाइम दिया गया है 9 माह, इसे वर्ष में करेंगे तो 9/12 वर्ष, और रेट दिया गया है कितना, रेट दिया गया है 8%। तो आप जानते हैं यहाँ पर से कि SI कितना होगा, मतलब ब्याज परसेंट कितना होगा, तो R गुना T होता है, आप जानते हैं। तो R गुना T मतलब 9/12 गुना कितना करेंगे 8, तो यहाँ पर से आप हल कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 6%, यानी कि ब्याज है 6%, मूलधन 100 तो ब्याज 6%,
मूलधन 100%, ब्याज 6%, तो मिश्रधन कितना होगा 106%। यहाँ पर से मिश्रधन आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। मिश्रधन कितना हो गया, मिश्रधन हो गया 106%। ये कैसे निकालते हैं आपको पता होगा कि मूलधन कितना मानते हैं, मूलधन मानते हैं 100%, ब्याज यहाँ पर कितना आ गया, ब्याज आ गया 6%। तो इस प्रकार से मिश्रधन कितना हो गया, मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज यानी कि 100 प्लस 6% यानी कि 106%। तो इतना हमें लिखने की जरूरत नहीं था, ये सभी आपको समझाने के लिए लिखे हैं। इसमें बस हमें इतना ही समझाना था कि प्रश्न में मिश्रधन दिया है 1000 रुपया, रेशियो में मिश्रधन कितना होगा, मतलब परसेंटेज में 106%, यानी कि 106% का वैल्यू आपके प्रश्न में कितना दिया है। सॉल्यूशन हम यहाँ कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है 32 का 106% का वैल्यू कितना दिया है 1000 रुपया। तो 1% का वैल्यू कितना होगा 1000 बटा 106। मूलधन पूछ रहा है तो मूलधन को 100% मानते हैं ना, यानी कि 100% का वैल्यू कितना होगा, तो 1000 बटा 106 गुना 100। इसे हल कर देंगे तो 50 दूनी 100 और 53 दूनी कितना हो जाएगा 106। तो 50 गुना 1000 यानी कि 50,000 बटे 53, यही आपका हो जाएगा मूलधन। तो इसे भाग दे दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर भाग भी आप देख सकते हैं। तो 53 50 अति 400, तो 53 अगर जो लगाएंगे 10 बार तो नहीं लगेगा, 9 बार तो लग जाएगा। और उसके बाद 9 बार लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 9 3 27 और 9 5 45 और 2 कितना हो जाएगा 47। 9 3 27 और 9 5 45 2 47 477। तो 500 में से 477 अगर तो घटाएंगे तो 23 होगा और एक जीरो ये उतरेगा। अब इसके बाद कितना बार लगेगा, तो 9 चौक 36 नहीं लगेगा, 9 3 27 इस प्रकार से लग रहा है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन से भी मिलाकर देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर कितना मैच कर रहा है, 9 के अक्रॉस कौन है, तो 981 है ऑप्शन नंबर बी और 943 है ऑप्शन नंबर सी। तो 8 बार में तो नहीं लगेगा, तो ऑप्शन नंबर कितना मैच कर रहा है बी, 943 पॉइंट कितना हो जाएगा 40। आपको पूरा भागा देने की जरूरत नहीं है, ये आप कर सकते हैं बाई ऑप्शन यहां से करके। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कितना 32। कैसे हमने किया, 50,000 में 53 से भागा देना है, तो 9 बार सबसे पहले लगा, ठीक। तो देखेंगे कि 9 से शुरू वाला कौन सा ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन चौथा ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, बचा दूसरा ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन आपका बचा और इसके बाद बचा तीसरा ऑप्शन। तो दूसरा ऑप्शन में 9 के बाद 8 बार में लगा, 1 बार लगना संभव नहीं है तो 4 ही बार लगेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, 943 ये ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 के बाद देखते हैं 34 और 5। क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है कि जब 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है तो उसमें 1 लीटर पानी भाप बन जाता है, तो शेष मिश्रण में चीनी कितना परसेंट होगा। 5 लीटर में 6% चीनी है और 1 लीटर भाप बन जाता है, तो शेष मिश्रण जो बचा उसमें चीनी कितना परसेंट होगा। मतलब पहले भी चीनी का परसेंटेज दिया है 6% और बाद में भी चीनी का वही परसेंट पूछ रहा है। तो सिंपल लॉजिक होता है, जानते हैं इसे बनाना कि 5 लीटर में 6% चीनी है तो 1 लीटर भाप बन जाता है, तो बचा कितना 4 लीटर, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 5 माइनस 1। तो इसमें कितना परसेंट चीनी होगा, तो मान लीजिए कि x%। पहले 5 लीटर था तो उसमें 6% चीनी था, तो टोटल कितना हो गया 6 5 30%। और फिर पूछ रहा है 1 लीटर अगर जो भाप बन जाता है तो बचा 4 लीटर, तो 4 लीटर में कितना परसेंट चीनी होगा। तो यहाँ डिवाइड कर देते हैं, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 5 30 बटा 4, मतलब x बराबर इतना हो गया। और इसे आप कैंसिल करेंगे तो 15 बटा 2 का मतलब कितना हो जाएगा, x का मान 7.5% चीनी बचेगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा ये, ऑप्शन नंबर बी, बी नंबर ऑप्शन 7.5% आपका फाइनल आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 35, ये दूध पानी का टाइप है, आप जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है ए और बी के वेतन का योग 25,000 रुपया है, वे अपने वेतन का 75% खर्च करते हैं, मतलब दोनों मिलकर अपने वेतन का 75% खर्च करते हैं। तो और दिया है उनकी बचत का अनुपात 14:11 है, तो उनके रुपयों में वेतन का पता लगाइए। तो सबसे पहले आपको इसमें ध्यान ये देना है कि जिसका अनुपात दिया रहता है उसका निश्चित राशि दिया रहना चाहिए। तो उनकी बचत का अनुपात 14:11 है, क्वेश्चन में दिया गया है ए है और बी है, दोनों का बचत मतलब सेविंग अमाउंट दिया गया है 14:11, मतलब ए 14 रुपए बचाता है तो बी 11 रुपए बचाता है। और टोटल इनकम दिया गया है 25,000 रुपया, तो दोनों का इनकम पूछ रहा है। एक इसमें दिया गया है परसेंटेज कि वे अपने वेतन का 75% खर्च करते हैं, मतलब ए और बी दोनों मिलकर 25% बचाते होंगे, 75% खर्च करते हैं, इसका मतलब तो 25,000 का 25% आपको निकालना होगा पहले, मतलब रफ में इधर आप पहले
कुल बचत निकाल लीजिएगा कि कुल बचत कितना है। तो कुल बचत तो परसेंट में कितना है 25%। कुल बचत परसेंट में 25% है, क्योंकि 75% खर्च है तो 100% टोटल होता है। 100% अगर जो आय है 100% आय में से 75% खर्च किया तो 25% बचेगा। तो रुपया में कितना बचत होगा, तो 25,000 दिया है तो 25,000 का 25%, तो 25,000 का 25% कितना हो जाएगा, 25 से 625 होता है और एक जीरो ये मतलब 6250 यानी 6,250 रुपया कुल बचत आपके प्रश्न में दिया गया है। कुल बचत कितना दिया गया है 6250 रुपया। तो यहाँ पर रेशियो में ए और बी का कुल बचत कितना है, जो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं ए और बी को मिलाकर कुल बचत कितना हो रहा है, तो 14, 11, 25 यानी कि 25 से अनुपात का वैल्यू आपके प्रश्न में कितना दिया है 6,250 रुपया। तो 25 में कितना से गुना करने पर इतना हो रहा है, या रफ में ऐसे भी कर सकते हैं कि चूंकि 25 रेशियो का वैल्यू कितना दिया है 6,250 रुपया, तो एक रेशियो का वैल्यू कितना होगा 6,250 बटा 25। इसे कैंसिल कीजिएगा तो 250 बार में कैंसिल हो जाएगा, मतलब एक अनुपात का वैल्यू 250। यही पर यहाँ क्या करते हैं कि 25 रेशियो का वैल्यू 6,250 दिया है, तो कितना से गुना करेंगे 25 में कि 6,250 आ जाए तो 250 से, मतलब एक अनुपात का वैल्यू होता है वही। तो रेशियो का नियम होता है कि जब आप दिए गए अनुपातों में से किसी एक में भी अगर जो किसी कांस्टेंट से गुना कीजिएगा तो सभी में आपको गुना करना होगा। तो इसमें भी 250 से गुना करना होगा और इसमें भी 250 से गुना करना होगा। तो गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक जीरो पहले से 14, 25, 70 फिर 60 और फिर ये 25 चौक 100, फिर हाथ में 10 रह गया, फिर 25 से कम 25 और 10 कितना हो जाएगा 25 और 10 35, यानी कि ये 3500 हो गया। और ये बी का बचत कितना होगा, तो 25 गुना 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2750। फिर से गुना करके देख सकते हैं आप, जीरो तो पहले से हो जाएगा और ये 25 से कम 25 फिर 2, 25 से कम 25 और 2 27। देख सकते हैं ये क्या निकल गया, आपका बचत निकल कर आ गया जो पूरा फुल अमाउंट में, मतलब ए 3500 रुपये बचाता है, बी 2750 रुपये बचाता है और दोनों मिलकर 6250 रुपये बचाता है। तो पूछ रहा है आपसे आय पूछ रहा है, दोनों का आय पूछ रहा है, तो आय कैसे निकालेंगे, दोनों मतलब मिलकर कुल कितना बचाता है 25% बचाता है। 25% बचाता है मतलब 100 रुपये में से 25 रुपये बचाता है और यहाँ इतना बचा रहा है, यानी कि आय निकालना है तो 3500 बटा क्या लिखेंगे, टोटल 25% बचा रहा है तो 25 ऐसे लिखेंगे, मतलब बचत एक्चुअल रहा जो ऊपर और रेशियो वाला बचत परसेंटेज वाला बचत नीचे लिखते हैं। आय निकालना है तो गुना 100 करेंगे। उसी प्रकार से बी का निकालना है आय, तो क्या करेंगे, दोनों मिलकर ही 25% बचा रहा है ना, तो यहाँ दोनों मतलब ये बचा रहा है 2750 और ये 25, तो गुना 100। आय निकालने के लिए टोटल 100 होता है तो 100 से गुना करेंगे। इसे हल कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ये देखिए 35 चौक कितना होता है 4 से, 35 चौक 140 होता है, तो 140 और 2 जीरो ये पहले से, मतलब कितना हो गया 14,000। ये कितना हो जाएगा आप देख सकते हैं 5 चौक 20 और ये 27 चौक टोटल से 108 और 2 110, ये हो जाएगा 11,000, मतलब 14,000 11,000 आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी, मतलब बी नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा 14,000 और 11,000 रुपया। ए का आय है 14,000 तो बी का 11,000। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 हो गया ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यदि 10 पुरुष 8 दिन में एक नहर की खुदाई कर सकते हैं तो 15 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। मतलब आप जानते हैं m1 d1 बराबर m2 d2, इसका यूज करेंगे और इस प्रश्न को बनाएंगे। 10 पुरुष है जो किसी काम को 8 दिन में करता है तो 15 पुरुष उसी काम को कितना दिन में करेगा, ये पूछ रहा है। इसे कैसे कीजिए, तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, इधर हो गया कितना 8 दूनी 16 बटा 3, मतलब x का मान 16 बटा 3। इसे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3 5 15 फिर 1 बटा 3 तो 3 3 मतलब 5.33 के अराउंड। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ये आपका शायद है, क्वेश्चन नंबर था 38 नंबर क्वेश्चन का 5.33 ऑप्शन नंबर डी है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 38 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 40 है मैथ का। क्वेश्चन नंबर 40 है औसत का क्वेश्चन, एवरेज का माध्य जिसे बोलते हैं। यदि नंबर 3 6 7 x इसी प्रकार से 28 तक दिया गया है, आरोही क्रम में है और उनका माध्य यानी कि औसत 15 है तो x का मान बताइए। आप जानते हैं माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है संख्याओं का योगफल, संख्याओं का जो जितना भी संख्या दिया रहता है तो संख्याओं का योगफल बटा टोटल संख्या, मतलब कुल संख्या जितना है जो उसका नंबरिंग करके यहाँ पर हम लिखते हैं। तो यहाँ पर से देखिए प्रश्न में दिया गया है, आपके प्रश्न में माध्य कितना है,
माध्य दिया गया है 15, तो 15 बराबर लिखेंगे। यहाँ पर संख्याओं का योगफल मतलब 3 + 6 + 7 प्लस इसी प्रकार से आप पूरा जितना दिया है सभी को जोड़ेंगे। 3 6 7 x, हम एक बार इसे डॉट 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 करके लिख देते हैं। लास्ट वाला जो दिया गया है 28 और बटा टोटल कितना संख्या है, अगर जो गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो बटा 10 करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 15 × 10 कितना हो जाएगा 150, यानी कि 150 बराबर कितना हो जाएगा, इधर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 3 9 7 16, इस प्रकार से 28 तक जोड़ेंगे और x को तो 134 होगा। 134 + x मतलब 134 में हम कितना जोड़ेंगे 150 आ जाए, तो 134 में कितना जोड़ेंगे तो 150 आएगा, तो मतलब 16, या 150 में से 134 घटाइएगा तो 16 आ जाएगा आपका आंसर। जो ऑप्शन नंबर कितना है 16 है, जो ऑप्शन नंबर आपका है डी, इसका भी आंसर हो गया डी। और पिछला क्वेश्चन था 38 और 40, दोनों का आंसर डी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपका 45 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। जैसे पिछला वीडियो भी एक क्वेश्चन था उसी प्रकार से इसमें भी है। 1 बिलियन को 100 से भाग देंगे तो क्या होगा, 1 बिलियन लिखा गया है आपके प्रश्न में, तो बिलियन का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, मिलियन का मतलब जानते होंगे, तो बिलियन का मतलब भी, मिलियन मतलब होता है 10⁶ मतलब 10⁶, और बिलियन मतलब होता है 10⁹ 10⁹ तो 1 बिलियन को हमें 100 से भाग देना है, ये आपके प्रश्न है। 1 बिलियन को 100 से भाग देना है, तो 1 बिलियन का मतलब आप जानते हैं होता है 10⁹, भागा देना है 100 से मतलब 10⁻², तो 10 जब आधार सेम रहता है तो पावर घटता है, मतलब 9 - 2 तो 10 कितना हो जाएगा 7, 10⁻7 मतलब 1 पर 7 जीरो लिखेंगे, तो इस प्रकार से 30 आप ऐसे लिख सकते हैं। 3 मतलब 7 जीरो हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, मतलब कितना हो गया ये आपका 10 लाख। तो कौन सा ऑप्शन है आप देख सकते हैं। ऐसे भी 5 जीरो का मतलब क्या होता है लाख, तो ये आपका ऑप्शन नंबर कितना है डी नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना था 45 का देख लेते हैं। 45 का डी है, ठीक। 45 के बाद आपके क्वेश्चन नंबर है 47 देखिए, और एक क्वेश्चन और है, दोनों एक साथ बता देते हैं। 47 बोल रहा है दो अंकों की दो संख्याएं का गुणनफल 2160 है और उनका लसा 180 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, दोनों संख्याओं का लसा और दोनों संख्याओं का मसा, मतलब एलसीएम गुना क्या होता है एचसीएफ, आपको ये पता होगा। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है 2160 और उनका एलसीएम दिया है कितना, एलसीएम दिया है 180, तो उनका एचसीएफ पहले आप निकाल सकते हैं ना, तो एलसीएम 180, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 18 का 18 और 3 और 6 18 दूनी 36, मतलब दोनों संख्याओं का एचसीएफ आपको पता हो गया कितना 12। जो दोनों संख्या है दो अंकों वाली, दोनों संख्याओं का मासा 12 है। आपको ये हम रूल बताए थे कि दो या दो से अधिक संख्याओं का मासा दी गई संख्याओं का मासा होती है तभी जब वो दी गई सारी संख्याएं जब जो मासा होती है उससे भाग लग जाना चाहिए। अब यहाँ पर से बाई ऑप्शन आपको चलना है इस प्रश्न का शॉर्टकट बनाने के लिए। तो बाई ऑप्शन में पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन 1 नंबर में दिया गया है कितना 72 और 30 दिया गया है। दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा ऑप्शन में दिया गया है आपको बी नंबर ऑप्शन, ये नंबर ऑप्शन था, दूसरा ऑप्शन बी नंबर है, बी नंबर में कितना है 36 और 60। उसी प्रकार से सी नंबर ऑप्शन कितना दिया गया है, सी नंबर ऑप्शन है 72 और सी नंबर ऑप्शन है 45 और 48। उसी प्रकार से डी नंबर ऑप्शन कितना दिया गया है देख सकते हैं, डी नंबर ऑप्शन है 54 और 40, डी नंबर ऑप्शन है 54 और 40। तो यहाँ पर से बाई ऑप्शन कैसे चलना है जो बता रहे हैं, देखिए जो भी मासा होता है वो उसका मल्टीपल होना चाहिए, या हम इसमें भाग लगा देंगे, जो दी गई संख्या रहता है तो मासा से भाग देंगे तो भाग पूरा पूरी लग जाना चाहिए, मतलब शेषफल शून्य आना चाहिए। तो देखिए 12 × 6 = 72 होता है और 12 दूनी 24, 12 × 36 हो जाता है, मतलब 12 का टेबल में 30 नहीं आता है, 12 के पहाड़ में 30 नहीं आता है, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट नहीं आंसर होगा। सेकंड नंबर ऑप्शन देख रहे हैं 12 × 36 होता है, 12 × 5 60 होता है, मतलब सेकंड ऑप्शन आंसर हो सकता है। उसके बाद ऑप्शन नंबर देखिए नेक्स्ट सी, तो 12 में 45 नहीं आता है, 12 × 36 12 × 48 हो जाता है, तो 48 तो हो रहा है लेकिन 45 नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। फिर देखिए 12 × 48 12 × 5 60 हो जाता है, 40 भी नहीं आता है, 54 भी नहीं आता है, डी ऑप्शन नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना है 36 और 60, या 36 और 60 का एचसीएफ निकालिएगा तो कितना आएगा 12। मतलब सबसे पहले दो संख्याओं का गुणनफल दिया था 2160, लसा दिया था 180, तो मासा निकालनी है कितना 12। अब 12 कौन दो दी गई संख्याओं का मासा है, इस प्रकार से आप बाई ऑप्शन बनाइएगा।
इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये था आपका 47 का ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49 बोल रहा है कि 198 और 78 का HCF मतलब मासा कितना होगा। 198 दिया है और कितना दिया है 78, तो इसका मासा आपको बताना है कितना होगा, मतलब इसका क्या निकालना है HCF। तो इसे भी आप बाई ऑप्शन बना सकते हैं, बाई ऑप्शन बनाना ज्यादा बेस्ट है आपको बेसिक मेथड के अपेक्षा। तो पहला ऑप्शन में दिया गया है, ए ऑप्शन में 8, बी ऑप्शन में कितना दिया गया है 9, सी ऑप्शन में दिया गया है 6 और डी ऑप्शन में दिया गया है आपका 7। तो 198 और 78 का मशक कितना होगा, जो देखिए शॉर्टकट से कैसे बनाते हैं आपको बताए थे। सबसे पहले दी गई संख्या में छोटा संख्या चुनते हैं, मतलब सिलेक्ट करते हैं, तो 78 और 78 का फैक्टर करेंगे तो वह बड़ा से बड़ा फैक्टर होना चाहिए जो ये दोनों का मतलब इसमें भाग लग जाना चाहिए, 78 में भी और 198 में भी। तो बेसिक आप देख सकते हैं हमने बताया है। यहाँ पर जल्दी बनाने के लिए बाई ऑप्शन यूज करेंगे। तो देखिए 8 का टेबल में आता है 198, तो देख सकते हैं 8 दूनी 16 और 3 और 8 तो 38 हो जाता है, तो 8 चौक 32 होता है, 25 40 हो जाता है। मतलब 8 का टेबल में ना तो 78 आएगा और ना ही 198 आएगा, 8 9 72 हो जाता है, फिर यहाँ पर 60 82 हो जाता है, यानी कि आपका 8 आंसर नहीं होगा। 9 देखिए तो 9 72 होता है, 9 82 हो जाता है, मतलब 78 नहीं आता है, तो 9 भी आपका आंसर नहीं होगा। 6 होगा कि नहीं मासा, तो 6 में देखिए 13 छक्का 78 होता है और 6 से ये कटेगा कि नहीं, तो भाग लगाकर देखिए 6 3 18 1 और 8, फिर 6 3 18 33 बार में कैंसिल हो रहा है 198 6 से, और 13 बार में भी कैंसिल हो रहा है 6 से 78, तो ये हो सकता है, ये देखिए 7, तो 7 है 70, फिर 11 7 77 हो जाता है। उसके बाद मतलब 7 का मल्टीपल ये नहीं है, 7 के पहाड़ा में ये नहीं है, तो आपका 7 भी आंसर नहीं होगा। तो 78 और 198 का मासा कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 6। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49 के बाद आपका है 50 नंबर पहले बता देते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन क्या है, 50 नंबर है 4 7 दिया गया इस प्रकार से, 7 7 7 4 टाइम्स लिखा है, 7 है 7 है 7 है 7 है, और इतना बराबर आपको लिखा गया है 14। तो कौन सा साइन यूज करें, मतलब गुना प्लस भागा, ए ने ऑप्शन में दिया है उसी प्रकार से बी सी डी दिया है, तो हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा डी नंबर ऑप्शन टेस्ट कर सकते हैं। डी नंबर ऑप्शन में लिखा है प्लस गुना भागा, प्लस कॉमा गुना कॉमा भागा, इस प्रकार से लिखा है। तो यहाँ पर प्लस देते हैं, यहाँ गुना देते हैं, यहाँ भागा देते हैं, और इसे हल कीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 7 पहले क्या करते हैं, भाग की क्रिया करते हैं, तो 7 भागा 7, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, इतना का हल करके 1 हो गया। फिर ये हो जाएगा 7 गुना 1, और 7 प्लस 7 तो पहले से है, तो 7 गुना 1 7 होगा, मतलब 7 प्लस 7, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 14। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी का यूज करने पर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर ये था 50, उसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन, पहले हमें फिगर ड्रा करना होगा उसके बाद बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोल रहा है, ये डायग्राम आपको दिया गया है कि ट्रायंगल है, फिर स्क्वायर है, दोनों का गुणनफल करके 48 है, फिर सर्किल है मतलब वृत्त है, और ट्रायंगल है इसका फिर मल्टीपल करके मतलब गुना करके दिया गया है 24। इस प्रकार से डायग्राम दिया गया है। तो ये वाला फिगर और ये फिगर दोनों को गुना करके क्या होगा जो आपको बताना है। तो देखिए ट्रायंगल को हम लिख रहे हैं, ट्रायंगल में 3 साइड्स होता है, तो यहाँ पर 3 लिख रहे हैं, और यहाँ क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज में 4 साइड होता है, तो यहाँ पर 4 लिख रहे हैं, तो 3 गुना 4 करने पर हो रहा है आपको 12, लेकिन यहाँ पर दिया गया है 48, मतलब 12 में कितना से गुना करेंगे तो 48 होगा, तो 4 से। यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हैं, या इसका दोनों का डबल कर देते हैं, तो 3 का डबल कितना होगा 6, तो यहाँ पर 6 लिख दिए, तो इसका भी डबल करेंगे तो 6 गुना मतलब 4 गुना 2 तो कितना हो जाएगा 8, तो 6 गुना 8 करके इस प्रकार से आपका 48 आ रहा है। यानी कि ट्रायंगल की जगह पर कितना है 6 है, ये तो फिक्स हो गया। ट्रायंगल की जगह पर कितना है फिक्स, तो ट्रायंगल की जगह पर हम यहाँ पर 6 रख दिए, और 6 में कितना से गुना करेंगे कि 24 हो जाए, मतलब 4 से। तो यहाँ पर वृत्त के जगह पर कितना है 4, तो यहाँ पर फिर से वृत्त के जगह पर हमने 4 रख दिया, और 4 में कितना से गुना करेंगे कि 8 हो जाए, तो 2, मतलब इसके जगह पर 2 हो गया, तो यहाँ पर 2 रख दिए, और ट्रायंगल के जगह पर कितना था 6, तो यहाँ पर 6 रख दिए, तो 2 गुना 6 करेंगे तो कितना होगा 12, तो 12 आपका कौन सा ऑप्शन है जो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 52 का 12 ऑप्शन नंबर कितना है बी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 53, इस श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो ये देख सकते हैं 26 में 3 जोड़ने पर 29 हो रहा है, उसके बाद 29 में 4 जोड़ने पर कितना हो रहा है 33,
फिर 33 में 5 जोड़ने पर 38 हो रहा है, पहले 3 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, अब की बार कितना बढ़ना चाहिए 6, यानी कि 38 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 44, मतलब भाट के जगह पर कितना होगा 44। तो 44 कौन सा ऑप्शन है आपका 44 है, जो ऑप्शन नंबर कितना है बी, मतलब 53 का आंसर कितना हो जाएगा बी नंबर 44। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 53 के बाद क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोल रहा है, ये कैलेंडर का क्वेश्चन है। यदि फरवरी 2012 का अंतिम दिन बुधवार था तो फरवरी 2011 का अंतिम दिन क्या था। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा गया है फरवरी 2012, ध्यान से देखना है फरवरी 2012, और क्या पूछ रहा है आपसे फरवरी 2011 का अंतिम दिन, फरवरी 2011 का आपसे पूछ रहा है। यहाँ पर लास्ट दिन के बारे में क्वेश्चन में दिया गया है, ये लास्ट दिन आपके प्रश्न में दिया गया है। फरवरी 2012 को कौन सा दिन था अंतिम दिन, तो बुधवार था, अंतिम दिन क्या था बुधवार। तो उसी प्रकार से आपसे पूछ रहा है कि फरवरी 2011 का अंतिम दिन क्या होगा जो, तो ये क्या है लीप ईयर है, आपको पता होगा 2012 है जो लीप ईयर है। तो लीप ईयर से एक वर्ष आगे या एक वर्ष पीछे जाते हैं तो क्या होता है 2 का डिफरेंस होता है, 2 दिन का। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि लीप ईयर में कितना दिन होता है, ऑर्डिनरी या जनरल ईयर में 365 दिन, तो लीप ईयर में 26, मतलब ये फरवरी जो होता है 29 दिन हो जाने के कारण कितना होता है 366 दिन। जनरल ईयर में फरवरी 28 दिन का होता है तो 365 दिन होता है साधारण साल में, और लीप ईयर में कितना होता है फरवरी 29 दिन का, तो टोटल कितना हो जाता है नंबर ऑफ डे 366। तो 366 में आप 7 से भाग लगाइएगा तो कितना शेष बचेगा, 7 बचे 35, 1 और 6 7 दूनी 14, मतलब 16 में से 14 जाएगा तो 2, यानी कि 366 में 7 से भाग लगाएगा तो 2 शेष बचेगा, मतलब 2 दिन का गैपिंग होता है। ये कांसेप्ट हुआ, आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है कि लीप ईयर से एक वर्ष आगे जाइए एक वर्ष पीछे जाइए तो 2 का डिफरेंस होता है। तो यहाँ बुधवार में से 2 हम कम करेंगे, 2 दिन कम करना है तो 2 दिन कम करेंगे तो दूसरा दिन जो होगा वही आपका आंसर होगा। तो बुधवार से पहले एक दिन कम करते हैं तो मंगलवार हुआ, दूसरा दिन कम करेंगे तो क्या हो जाएगा मंगल के पहले सोम, मतलब सोमवार, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा सोमवार। तो सोमवार कौन सा ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 54 का सोमवार है, जो ऑप्शन नंबर बी। यानी कि आपको प्रश्न में दिया था फरवरी 2012 का अंतिम दिन था जो बुधवार, तो फरवरी 2011 का अंतिम दिन सोमवार हुआ। कैसे हुआ, क्योंकि लीप ईयर से एक वर्ष पहले या एक वर्ष बाद जाएंगे तो 2 दिन का गैपिंग होता है, मतलब 2 कम या ज्यादा करना होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 के बाद है क्वेश्चन नंबर 55 नंबर के क्वेश्चन आप मौखिक बना सकते हैं, ये भी क्वेश्चन मौखिक बना सकते थे, 55 भी मौखिक बना सकते हैं। आपको गाय मुर्गा का टाइप पढ़ाए हैं, उसमें बताए हैं प्रश्न को सही और गलत वाले टाइप में। एक परीक्षा में 25 सवाल है, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 है। प्रत्येक सही जवाब के लिए 4 अंक दिए जाते हैं, मतलब एक सही पर 4 अंक दिया जाता है, और प्रत्येक गलत जवाब के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं, और एक गलत होता है तो 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि सीमा ने 70 अंक प्राप्त किए हैं तो उसके कितने सवाल सही हैं। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन में दिया गया है किसी परीक्षा में 25 सवाल है और एक सही जवाब के लिए 4 अंक दिया जाता है और एक गलत जवाब के लिए 2 अंक काट लिया जाता है। यदि सीमा ने 70 अंक प्राप्त की तो उसने कितने सवाल सही किए, तो आपको सही निकालना है। तो क्या करेंगे, टोटल जितना क्वेश्चन था सभी को उसने गलत बना दिया है, ऐसा मानते हैं। तो एक गलत बनाने पर 2 अंक कटता है, तो 25 गलत बनाई होगी तो कितना अंक कटेगा, 50 अंक कटेगा। तो 50 अंक माइनस हुआ और उसे आ रहा है 70 अंक प्राप्त की है, मतलब प्लस 70 और माइनस 50, तो दोनों का अंतर कितना होगा, प्लस और माइनस का अंतर क्या होता है, दोनों को जोड़ते हैं तो 70 और 50 कितना हो जाता है 120। और यहाँ 4 अंक दिया जाता है और 2 अंक काटा जाता है। एक क्वेश्चन पर सही जाने पर 4 अंक दिया जाता है, मतलब +4, और एक क्वेश्चन पर गलत जाने पर 2 अंक काट लिया जाता है। तो +4 और -2 का अंतर कितना होगा 6, मतलब अंतर का तुलना अंतर से करेंगे, यानी कि 120/6, तो कितना हो जाएगा आपका आंसर 20। तो 20 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से मौखिक बनाते हैं, हम आपको लिख करके बता रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है, टोटल क्वेश्चन है 25। टोटल क्वेश्चन आपके प्रश्न में दिया गया है 25, जिसमें से एक सही जाता है तो उस पर मिलता है 4 अंक और एक गलत जाता है तो 2 अंक काट लिया जाता है। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना का है 6 का। और ऐसे आपके प्रश्न में दिया गया है कि उसने टोटल कितना सही पूछ रहा है प्रश्न में, तो आपको गलत टोटल कितना बनाया है जो निकालेंगे, मतलब एक गलत पर 2 अंक काटा जाता है, तो टोटल 25 गलत है तो कितना हो जाएगा 25 गुना 2 या -2 गुना 25, तो कितना हो जाएगा -2 गुना 25 -50। और आपके प्रश्न में दिया गया है ये कि उसने 70 अंक प्राप्त की है, मतलब +70 पहले उसके पास है
तो प्लस 70 और माइनस 50 का अंतर कितना हो जाएगा 120। तो 6 अनुपात का वैल्यू 120 है तो एक अनुपात का वैल्यू कितना होगा 20। ऐसे भी आप बना सकते हैं, या 120 बटा डायरेक्ट 6 करेंगे तो ये आपका सही का आंसर आ जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 20। आपका 20 आंसर आ जाएगा, मतलब टोटल सही क्वेश्चन कितना था 20 सवाल पूछने सही जवाब दिया। तो ऑप्शन नंबर ये कितना है 55 का सी। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 नंबर क्वेश्चन में y का मान निकालना है। तो इसे हल करेंगे एलसीएम मेथड से, सिंपल है। तो 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 15, यहाँ पर लिख दिया हमने। 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5y प्लस 5, यहाँ गुना करेंगे 3 से तो 3y प्लस कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 5y 3y 8y हो जाएगा और प्लस 6 और 5 11, यहाँ क्या हो जाएगा 15 दिया 45। इस प्रकार से तो 45 में से आप 11 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 8y बराबर 34। तो y बराबर कितना हो जाएगा 34 बटा 8, 34 बटा 8 को लिख सकते हैं 17 बटा 4। तो भागा देंगे तो कितना होगा 4 पूर्णांक 4 4 16, 1 बटा 4, 1 बटा 4 को आप लिख सकते हैं कितना 0.25, मतलब 4.25। आपका ऑप्शन नंबर कितना है 56 का 4.25 देख सकते हैं। ये ऑप्शन नंबर है आपका बी। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56 का बी रहना चाहिए, 56 का बी है, ठीक है। इसके बाद 56 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर है 63 नंबर क्वेश्चन देखिए। 63 नंबर क्या दिया गया है, ये है जेम्स द्वारा गणित विज्ञान और इतिहास में प्राप्त किए गए अंकों का औसत 89 है। तो क्वेश्चन में दिया गया है क्या कि 3 विषय गणित विज्ञान और इतिहास 3 विषयों का औसत कितना है 89। उसके बाद लिखा है यदि उसके भाषा के अंक भी जोड़ दिया जाए, मतलब भाषा के अंक एक विषय और हुआ उसे भी जोड़ देते हैं तो उसका औसत घटकर हो जाता है 88.25। तो पूछ रहा है कि भाषा में उसके द्वारा प्राप्त अंक कितना है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि यदि 3 संख्याओं का औसत 50 है तो तीनों संख्याओं का योगफल कितना होगा 50 गुना 3। 5 संख्याओं का औसत 70 है तो पांचों संख्याओं का योगफल कितना होगा 70 गुना 5, यानी कि योगफल बराबर होता है औसत गुना संख्या। तो इसका यूज करके इसे तुरंत बनाते हैं। देखिए प्रारंभ में दिया है कि गणित विज्ञान और इतिहास, मतलब ये तीनों का औसत 89 है तो गणित विज्ञान और इतिहास का योगफल कितना हो जाएगा, मतलब 89 गुना 3 इस प्रकार से। और आपके प्रश्न में लिखा गया है आगे कि यदि उसके भाषा के अंक भी जोड़ दिया जाए, मतलब अब 4 विषय हो गया, मतलब गणित विज्ञान इतिहास और भाषा, ये 4 विषयों का औसत दिया गया है 88.25। तो चारों विषयों का योगफल कितना होगा 88.25 गुना 4। तो 88.25 गुना कितना करेंगे 4। तो ये 4 विषयों का योगफल है, ये 3 विषयों का योगफल है। तो चौथा विषय भाषा में कितना अंक हुआ जो आप निकाल सकते हैं 4 विषयों के योगफल में से 3 विषयों के योगफल को घटाकर। ये घटाइए, मतलब पहले गुना कीजिए 88.25 गुना 4 तो 25 चौक 100 ये हो जाता है 1, 8 चौक 32 से 33, फिर 32 और 3 कितना हो जाएगा 35, मतलब 353। और ये 89 गुना 3 करेंगे तो 90 270 होता है, 270 में 3 कम कर दीजिए 267, यानी कि 353 में से 267 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 86। मतलब ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भाषा का अंक जो हुआ 86, ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन नंबर था 63 नंबर के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 64 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ये है कि अंकिता 40 मीटर लंबाई और 30 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार खेत के कोने पर खड़ी है, मतलब कोई आयत है जिसका लंबाई चौड़ाई दिया गया है। लंबाई कितना दिया गया है, लंबाई है आपके प्रश्न में 40 मीटर और चौड़ाई कितना है 30 मीटर, और कोई एक अंकिता है जो खेत के कोने पर खड़ी है, मतलब मान लीजिए कि ये कॉर्नर है, मतलब कोना है, इस पर कोई खड़े है। यदि अंकिता केवल विकर्ण के साथ दौड़ती है, मतलब ये मान लीजिए कि आयत में 2 विकर्ण होता है तो पहला विकर्ण ये है तो ये यहाँ से यहाँ तक आ रही है। इसके बाद बोल रहा है कि और प्रारंभिक बिंदु पर वापस जाती है तो अंकिता द्वारा कुल कितनी दूरी तय की गई। तो आप जानते हैं 30 40, तो ये विकर्ण कितना होगा 50। आपको पहले से पता होगा 3 4 5 होता है तो उसमें 3 4 5 जो ट्रिपलेट होता है, मतलब ये दोनों लंबी आधार हो सकता है ये कर्ण। तो इसमें हम अगर जो 2 से गुना करेंगे तो कितना होता है ये 6 8 10। उसी प्रकार से 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 9 12 15। ये सभी ट्रिपलेट है लंब आधार कर्ण। उसी प्रकार से इसमें अगर जो हम 10 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30 40 50। तो
तो यही आपको दिया गया है 30 40, तो विकर्ण पहले 50 निकाल लीजिएगा, या स्क्वायर रूट ऑफ 30 का स्क्वायर और 40 का स्क्वायर करेंगे तब भी आपका आंसर आएगा कितना 50, यानी कि विकर्ण कितना है 50। तो यहाँ पर से कोई इस कॉर्नर से यहाँ पर आती है तो कितना 50 मीटर की दूरी तय की, फिर यहाँ से वापस यहाँ पर ही आ रही है, मतलब वापस जा रही है, तो 50 आते वक्त और 50 जाते वक्त, मतलब टोटल कितना दूरी तय हुआ 50 + 50 यानी कि 100 मीटर। तो 100 आपका आंसर कौन सा ऑप्शन है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर ये था 64 का 100 मीटर है, ऑप्शन नंबर ए, मतलब ए नंबर ऑप्शन आपका आंसर होगा। 64 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 65 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 375 है। दो धनात्मक पूर्णांक है, मान लीजिए कि x है और y है, दोनों धनात्मक है। धनात्मक मतलब क्या होता है कि 0 से बड़ा रहना चाहिए, 0 को भी ले सकते हैं, मतलब x और y ग्रेटर देन 0। मान लीजिए कि दोनों का गुणनफल x × y कितना दिया गया आपके प्रश्न में 375, और ये भी दिया गया है कि दोनों संख्याओं, ये जब एक संख्या को दूसरी से विभाजित करते हैं तो 5/3 बचता है, तो छोटी संख्या सबसे छोटी संख्या बताना है। मतलब पहली संख्या मतलब x को हम 22 से अगर जो भाग देते हैं, यहाँ पर मान लेंगे कि x है बड़ा 22 से, x बड़ा है 22 से, और x और y दोनों है जो धनात्मक है, यानी कि x और y दोनों है जो 0 से बड़ा है। तो x को हम 22 से भाग दे रहे हैं तो कितना आता है, आपके प्रश्न में दिया है 5/3। तो इसमें से छोटी संख्या कौन है जो पूछ रहा है, तो इसका रेशियो मेथड से तुरंत बना सकते हैं। x मार्कर बनाइएगा तो टाइम लगेगा ज्यादा। तो x अनुपात y कितना दिया गया है आपके प्रश्न में 5/3। यहाँ पर x अनुपात कितना दिया है y 5/3। तो हमने आपको बताया था कि योगफल और अंतर दिया रहता है तो योगफल का तुलना योगफल से कर सकते हैं, अंतर का तुलना अंतर से कर सकते हैं। लेकिन जब आपके प्रश्न में गुणनफल दिया रहे तो गुणनफल की तुलना गुणनफल से हम नहीं कर सकते हैं। करेंगे तो उसमें क्या करना होगा, दो राशि का गुणनफल है तो दोनों का वर्गमूल करना होगा, तीन राशि का गुणनफल है तो तीनों का घनमूल करना होगा। तो यहाँ पर से सबसे पहले आपके प्रश्न में x और y का गुणनफल 375 दिया है, और यहाँ x और y का गुणनफल 5 × 3 कितना होगा 15। तो इसका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट। क्यों करेंगे, क्योंकि दो राशि का गुणनफल दिया है 375। अगर जो तीन राशि का गुणनफल रहता है 375 तो यहाँ पर क्या करते हैं क्यूब रूट, मतलब घनमूल। तो यहाँ पर सबसे पहले 375 में 15 से भाग देंगे तो कितना होगा 15 से, यहाँ पर 15 दूनी 30, 15 × 5 = 75, यानी कि 25 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल 5। तो इसमें भी 5 से गुना करेंगे और इसमें भी 5 से, यानी कि ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 15। तो बड़ी संख्या हो गई 25 और छोटी संख्या हो गई 15, ये बड़ी संख्या और ये छोटी संख्या। तो आपके प्रश्न में पूछ रहा है छोटी संख्या, तो 15 आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर कितना है 15 ऑप्शन नंबर ए है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि यदि भागा का अर्थ माइनस हो, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन लिखा है इसमें भागा की जगह पर क्या लिखेंगे माइनस, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 6 - 4। और आगे प्रश्न में लिखा है गुना का अर्थ प्लस हो, मतलब यहाँ गुना है तो यहाँ पर क्या है प्लस। इसके बाद मतलब 7 + 3 हो गया, और आगे लिखा गया है भागा का अर्थ माइनस लिख दिए, गुना का अर्थ प्लस लिख दिए। इसके बाद लिखा है माइनस का अर्थ गुना हो, तो जहां पर माइनस है यहाँ पर गुना है। इसके बाद लिखा गया है प्लस का अर्थ भागा हो, ये प्लस है तो यहाँ पर क्या है भागा, और जो ब्रैकेट है तो ब्रैकेट वैसे ही रहेगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं भागा की क्रिया करते हैं, तो यहाँ पर क्या करना होगा, मतलब 3 में 2 से भाग देना होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 + 3/2 इतना हो गया। मतलब यहाँ पर आप इसे पूर्णांक में भी लिख सकते हैं 7/3/2। ये पर यहाँ पर कितना है गुना 6 - 4, तो ये कितना हो जाएगा 7 + 3/2। तो ये हो जाएगा कितना 3/2 को लिख सकते हैं 1/1/2 भी सबसे पहले, तो ये हो जाएगा 7 × 1 8/1/2, या इसे हम लिख सकते हैं कितना 17/2। यहाँ से भी लिख सकते हैं 17/2 डायरेक्ट भी, इतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से आप लिख सकते हैं 17/2। तो क्या हो जाएगा इसके बाद ये 17/2 तो हो गया पहले, और फिर क्या है गुना 6 है और -4 है, तो ये 57 कितना हो जाएगा 51/1 - 4, या 51 में से 4 घटाइएगा तो 47 आपका आंसर हो जाएगा। 47 ऑप्शन नंबर कितना है, ये ऑप्शन नंबर सी है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 66 के बाद क्वेश्चन नंबर है आपका 69। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से एकदम भिन्न को चुने, मतलब जो सबसे अलग है उसे चुनना है। तो सबसे पहले सबको डेसिमल में बदल देते हैं। तो अगर जो आपको ये पता होगा डेसिमल में बदलने के लिए, जैसे 53 बटा हमने 10 लिखा तो इसे लिख सकते हैं 5.3।
या 53 बटा हमने अगर जो 5 लिखा तो इसे दशमलव में कैसे लिखेंगे, नीचे हम 10 बना देंगे, मतलब 2 से गुना करके ऊपर नीचे, तो 53 दूनी 106 हो जाएगा, नीचे 10, अब दशमलव में लिखेंगे तो 10.6 हो जाएगा। उसी प्रकार से मतलब हर में हमें 10 या 10 का गुणज कर लेना है। तो 20 है तो 20 में कितना से गुना करेंगे कि 10 का मल्टीपल हो जाए, तो 5 से, मतलब इसे लिख सकते हैं नीचे भी 5 से गुना करेंगे और ऊपर भी, यानी कि ये 75 बटा 100 हो गया। उसी प्रकार से 48 बटा 60 को भी कर सकते हैं, पहले इसे कैंसिल कर दीजिए, तो 12 चौक 48, 12 पचे 60, यानी कि कितना लिखा गया ये 12 बटा 5। तो 12 बटा 5 को डेसिमल में कैसे लिखेंगे, नीचे 2 से गुना करेंगे और ऊपर भी 2 से गुना कर देते हैं, यानी कि 24 बटा 10 हो जाएगा। 21 बटा 28 को कैंसिल कीजिए तो 3 बटा 4 हो जाएगा, 7 21 7 चौक 28। 3 बटा 4 को दशमलव में कैसे बदलेंगे, तो हर में 4 में कितना से गुना करेंगे कि 10 100 या 1000 हो जाए, तो 4 में 25 से गुना करने पर 100 हो जाता है, तो 4 में 25 से गुना करेंगे तो 3 में भी 25 से गुना करना होगा, यानी कि 75 बटा कितना हो गया 100। इसके बाद देखिए ये तो 75 बटा 100 पहले से ही है, तो यहाँ पर 75 बटा 100, 75 बटा 100 और 75 बटा 100 तीन हो रहा है एक जैसा, और ये 24 बटा 10 है जो डिफरेंट है, मतलब 48 बटा 60 को दिया था वही सबसे भिन्न है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर हो जाएगा 48 बटा कितना 60। 48 बटा 60 कौन सा ऑप्शन है देख सकते हैं, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन है 48 बटा 60। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि एक मशीन के निर्माण के मूल्य में सामग्री, श्रम और अतिरिक्त खर्च के बीच में बांटा गया और उनका अनुपात है 5:3:1, यानी कि किसी मशीन को बनाने में सामग्री लगी है, श्रम और कुछ खर्च, तो यदि आवंटित किया गया अतिरिक्त खर्च इतना दिया गया है 1,49,500 रुपया, तो मशीनरी के मूल्य का पता लगाइए। तो मशीनरी के मूल्य में क्या क्या लगा है, सामग्री, श्रम और खर्च, मतलब सामग्री 5 और श्रम 3 और अतिरिक्त खर्च 1। तो आपके प्रश्न में दिया है अतिरिक्त खर्च, मतलब रेशियो में अतिरिक्त खर्च अनुपात में 1 है, और अतिरिक्त खर्च दिया है 1,49,500, यानी कि 1 अनुपात का वैल्यू आपके प्रश्न में दिया गया है 1,49,500 इतना रुपया। तो आपसे पूछ रहा है मूल्य, मतलब मशीन का मूल्य कितना होगा, तो मशीन का मूल्य में तीनों को जोड़ना होगा, मतलब 5 3 8 1 9, यानी कि 9 अनुपात का वैल्यू कितना होगा, तो 1,49,500 में आपको 9 से गुना करना होगा, तो 9 से गुना कर देंगे तो 9 पचे 45, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 45 4 और 9 81 4 85, फिर यहाँ पर से 9 चौके 36 और 4 40 और 9 4 13, मतलब 13,055,00, ये ऑप्शन नंबर देख सकते हैं 1345 है ऑप्शन नंबर, ये आपका मैच करना चाहिए बी नंबर ऑप्शन साइड। देख लेते हैं गुना करके फिर से, ये तो 2 0 हो जाएगा, ये 9 5 45 4 यहाँ रहा, फिर 81 4 85, फिर यहाँ पर हो जाएगा 8 और ये 9 4 36 और 8 44, फिर 4 और 9 और 4 13, 13,45,500, ये ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर है आपका बी नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 था, दो क्वेश्चन आ रहे हैं 73 से 75। देखिए क्वेश्चन नंबर 69 के बाद क्वेश्चन नंबर 70 भी हो गया, इसके बाद 71 तो जीके है, इसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्रैमूल और क्रैमूल का क्वेश्चन है कि दिया गया है 5 किलो चीनी का क्रैमूल 75 रुपया है तथा 10 किलो एक अन्य किस्म की चीनी का क्रैमूल 180 रुपया है, मतलब पहला प्रकार का चीनी है जो 5 किलो है उसका क्रैमूल है 75 रुपया, दूसरा प्रकार का चीनी है वो 10 किलो है और उसका क्रैमूल दिया गया है 180 रुपया, मतलब टोटल 15 किलो चीनी का क्रैमूल कितना दिया गया है, 15 किलो चीनी का क्रैमूल 75 प्लस 180, यानी कि 15 केजी जो चीनी हुआ उसका कॉस्ट प्राइस कितना है 75 और 180 दोनों को जोड़ देंगे तो वही आपका आंसर हो जाएगा क्रैमूल का पहले, तो कितना हो जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा 8 7 15, यानी कि 255 रुपया हो गया क्रैमूल 15 किलो चीनी का। उसके बाद दिया गया है उनको आपस में मिलाकर 300 रुपये में बेच दिया जाता है, यानी कि 15 केजी चीनी का विक्रयमूल्य आपके प्रश्न में दिया गया है कितना 300 रुपया, तो 255 रुपये में खरीदता है और 300 रुपये में बेचता है, तो कितना का लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है 300 में से 255 घटाइएगा तो लाभ हो रहा है 45 रुपया का, और लाभ परसेंट आपसे पूछ रहा है तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ गुना 100 बटा क्रैमूल, तो 45 गुना 100 बटा क्रैमूल कर देंगे कितना 255, इसे हल करेंगे तो आपका आंसर लगभग में आ जाएगा 17.65%, 17.65% आप देख सकते हैं हल करके इसका ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 73 से 75 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित तालिका के अध्ययन करें तथा
तालिका को अध्ययन करके आपको बताना है 73, 74, 75 का आंसर इसमें दिया गया है। तालिका विद्यार्थियों की संख्या दर्शाती है जिनके प्राप्तांक भिन्न भिन्न रेंजेज के अंतर्गत है। जैसे 5 विद्यार्थी लाया है 0 से 10 अंक, 9 विद्यार्थी लाया है 11 से 20 अंक, इस प्रकार से दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर पहले 73 देखिए। 73 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि यदि उत्तीर्ण प्रतिशत 41 हो तो कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। तो सबसे पहले ये आपको पता करना है कि ये टोटल कितना है। तो ये टोटल हो जाता है, ये मतलब 5, 9, 16 इस प्रकार सभी को हम जोड़ेंगे तो टोटल जोड़कर हो जाता है 120। मतलब टोटल का एडिशन करेंगे तो हो जाएगा 120। पूछ क्या रहा है कि 41% तक कितना विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुआ। तो 41% तक कितना तक होगा, 22 यहाँ तक हो जाएगा। ये तो है मतलब 41 से 50, ये तो 41 से ज्यादा हो रहा है। मतलब आपको जोड़ना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि 5 + 9 + 16 + 22, तो 9, 5, 14, 16, 30 और 22 कितना हो जाएगा 52। यानी कि ये हो जाएगा 52 बटा टोटल कितना है 120। तो 52 बटा 120 गुना 100, इसे हल कीजिएगा तो आपका आंसर आ सकता है। डायरेक्ट देख सकते हैं ऑप्शन नंबर कितना होगा, जो क्वेश्चन नंबर 73 का। ये आपका हल कर दीजिएगा तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा शायद 73 का सी नंबर ऑप्शन आंसर है। देख सकते हैं, इसे आप हल कर लीजिएगा खुद, ये आपका आंसर हो जाएगा कितना 43%। ऑप्शन नंबर शायद सी है, 73 का सी। देख सकते हैं, हल कर सकते हैं खुद इसे। हम इसे नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं जल्दी से, क्यों, क्योंकि मुझे कुछ अभी काम है। कितने परसेंट विद्यार्थी 80% से ज्यादा अंक लाए हैं। तो 80% से ज्यादा के लिए देखिए, ये तो यहाँ तक 71 से 80%, मतलब इधर तो यहाँ जो भी लिखा गया है इधर 81 से कम है, 80 से कम है। यहाँ है जो 80 से ज्यादा है, तो 80 से ज्यादा कितना है 4 और 3 मतलब 7। मतलब टोटल कितना हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 74 है। तो 4 + 3 बटा टोटल को जोड़े हैं तो कितना हुआ 120। इतना गुना 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7 बटा 120 गुना 100। इसे हल कीजिएगा तो ये आपका फाइनल आंसर दे देगा। क्वेश्चन नंबर 74 का है, लगभग 5.8 के अराउंड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, ये बोल रहा है कि उन विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है जो 41% से 70% के बीच हो। तो 41 से 70 के बीच होना चाहिए। मतलब कितना का आपको सम करना है, यानी कि 26 + 18 + 11 ये आपको करना होगा। यानी कि 26, 18 और 11 इतना जोड़ेंगे बटा 120 और गुना 100 कर देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये भी आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाता है। मतलब कितना 45.8%, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आप देखिए 3 क्वेश्चन और है। क्वेश्चन नंबर 76 क्या बोल रहा है, जो देखिए एक रहने वाले फ्लैट की कीमत में प्रत्येक वर्ष 15% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान मूल्य 60 लाख रुपया है तो 2 वर्ष बाद उसकी कीमत कितनी होगी। ऐसा क्वेश्चन आप जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में जो सीआई का फॉर्मूला होता है अमाउंट निकालने के लिए, विस्धर निकालने के लिए, विस्धर बराबर मूलधन × 1 + रेट अपॉन 100 टू द पावर n या t लिख सकते हैं। इसी का यूज करते हैं। इसमें A फॉर आफ्टर और P फॉर प्रेजेंट होता है। मतलब ये बाद समय के लिए और P प्रेजेंट समय के लिए, यानी कि बाद समय के लिए निकालना है हमें तो ये फॉर्मूला यूज करना है। मतलब अभी कितना दिया है आपका 60 लाख, मतलब 60 पर 5 जीरो गुना दर दिया है आपका कितना, दर दिया गया है आपके प्रश्न में 15%। तो यहाँ पर लिखेंगे 15/100 पर पावर 2 वर्ष के लिए तो 2। इसे हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये फिर से लिखते हैं 60 लाख यहाँ पर हमने लिखा और ये कितना हो जाएगा 115/100। 115/100 को हम स्क्वायर करेंगे, मतलब यहाँ 53 15 से 2 तो 23/20 को 2 बार लिख देते हैं एक बार और कैलकुलेशन इजी करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए 23/20 गुना 23/20 को हमने 2 बार लिखा, पावर 2 है इसलिए 1 0 2 0 इस प्रकार से कैंसिल हो जाएगा और 2 दूनी 4, 15 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। मतलब 15,000 गुना 23 गुना 23, तो 23 गुना 23 कितना होता है 529। 529 गुना 529 पर ये 3 जीरो दे देते हैं, गुना 15 कर देते हैं। तो देखिए 15 से गुना भी कर देते हैं, 3 जीरो तो पहले हो जाएगा ऐसे। 15 नंबर 35 से हाथ में 13, 15 दूनी 30 और 13 कितना होता है 43, फिर हाथ में 4 रहा 43 लिखे, बाकी 4 हाथ में, फिर 15 × 5 75 और 4 79, 79 35 000। इस प्रकार से आप तुरंत कैलकुलेशन कर सकते हैं। 79 35 000 ऑप्शन नंबर देखिए कितना है, ऑप्शन नंबर इतना रुपया है जो ऑप्शन नंबर डी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 देखिए। 83 नंबर क्वेश्चन सिंपलीफिकेशन का है। इसे कैसे सोल्व करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर 0.05 से हमें भाग देना है तो इसे बटा में लिख देते हैं कितना 0.05
0.05। अब दशमलव को हटाते हैं तो दशमलव हटाएंगे, ऊपर कितना 1 2 3 0 है, फिर 8 2 5 है, नीचे कितना है 0.5। नीचे दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 2 अंक जाएगा 0, मतलब 10 की पावर 2, 10 गुना 10 दो बार लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए 3 और 2 5 अंक है, 3 3 6 अंक है ऊपर में, तो नीचे कितना होगा 6 0, मतलब 10 to the power 6। तो दो दो पावर तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पर लिख देते हैं सजाने के लिए 10 to the power 2 into 10 to the power 4, मतलब 10 की पावर 6 लिखा गया है, तो ये तो पहले कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 5 को हम 10 बना लेते हैं, 5 को 10 बना लेंगे मतलब 2 से गुना करते हैं, तो 2 से नीचे गुना करेंगे तो 2 से ऊपर में गुना कर देते हैं, तो नीचे कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 10 की पावर 4 है, मतलब नीचे में 10 की पावर 5 हो गया। टोटल नीचे का कैलकुलेशन करके कितना हो गया 10 की पावर 5। ऊपर का कैलकुलेशन करेंगे तो 825 गुना 2, ये तो कोई अंक नहीं है, मतलब 825 गुना 2 इतना ही था ऊपर में, और नीचे ये लिख देते हैं एक बार फिर से, मतलब 5 गुना 2 किए तो 10 हुआ, और ये 10 पे पावर कितना है 4। यहाँ पर देख सकते हैं 825 गुना 2 कितना होगा 1650, और नीचे में 10 पे पावर कितना हो जाएगा 5, यानी कि 5 जीरो हो जाएगा। तो 1 2 3 4, मतलब 1 जीरो दे देंगे यहाँ पर, 1 01650, इतना आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल है। ऑप्शन नंबर कितना है, देखिए ऑप्शन नंबर ये है, दशमलव के बाद कोई अंक है उसके बाद जीरो है तो ये नेग्लिजिबल होता है, इसका कोई भी वैल्यू नहीं है, मतलब 0.0165, जो ऑप्शन नंबर ए आपका मैच कर रहा है। इसके बाद देखिए दो क्वेश्चन और बचा है। क्वेश्चन नंबर 85 to 87 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 85 से 87 कह रहा है कि निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन है 70 व्यक्तियों की किसी पार्टी में 52 अंग्रेजी बोल सकते हैं तथा 26 फ्रेंच बोल सकते हैं। ये टोटल आपको इस प्रकार से दो डायग्राम बनाना है, एक अंग्रेजी के लिए, मानिए कि ये है जो अंग्रेजी वाला है डायग्राम, और दूसरा है जो फ्रेंच भाषा के लिए डायग्राम है, मतलब दो हमने डायग्राम बनाया। दूसरा ब्रीफ है जो फ्रेंच के लिए, पहला ब्रीफ है जो अंग्रेजी के लिए। टोटल कितना है आपके प्रश्न में दिया है 70 व्यक्तियों की किसी पार्टी में, मतलब ये दोनों को मिलाकर टोटल कितना है 70, मतलब दोनों को मिलाकर तो कितना होगा 70, और लिखा गया है 52 अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले कितना है 52, और फ्रेंच बोलने वाले कितना है 26, फ्रेंच बोलने वाले 26 है। तो इस प्रकार से ये 52 और ये 26, तो ये कितना होगा दोनों कितना होगा, ये तो भाग दोनों में आ रहा है, तो इसे कैसे निकालते हैं आपको पता होगा, ये आप जानते हैं कि कुल बराबर क्या होता है, कुल बराबर होता है पहला प्लस दूसरा और माइनस दोनों। तो टोटल दिया है आपके प्रश्न में कितना 70, और पहला दूसरा मतलब 52 प्लस 26 माइनस दोनों में यहाँ पर x मान लेते हैं कुछ भी समझने के लिए, तो 52 26 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 78, में से कितना हम घटाएं कि 70 हो जाए, मतलब x का मान 8 है, यानी कि दोनों वाला भाग है फ्रेंच और अंग्रेजी बोलने वाला जो 8 है, तो ये 8 है, तो केवल अंग्रेजी वाला ये भाग क्या हो गया केवल अंग्रेजी, तो केवल अंग्रेजी वाला कितना हो जाएगा, केवल अंग्रेजी वाला हो जाएगा 52 में से 8 घटाएंगे मतलब कितना 44। उसी प्रकार से यहाँ पर से केवल फ्रेंच में निकाल सकते हैं कि केवल फ्रेंच बोलने वाला कितना है, तो टोटल फ्रेंच बोलने वाला 26 है, जिसमें से 8 दोनों बोलने वाला है, तो 26 में से 1 घटा देंगे मतलब 18 है जो केवल फ्रेंच बोलने वाला है। अब प्रश्न पढ़िए क्या क्या पूछ रहा है, कितने व्यक्ति सिर्फ फ्रेंच बोल सकते हैं, तो सिर्फ फ्रेंच बोलने वाला इतना ही भाग है, मतलब ये कितना है 18, तो 18 आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 85 का हो जाएगा 18, तो 18 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी मतलब 18। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 86 नंबर बोल रहा है कितने व्यक्ति सिर्फ अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो टोटल अंग्रेजी बोलने वाले 52 है, जिसमें से 8 दोनों बोलने वाले हैं, तो केवल अंग्रेजी बोलने वाले 52 में से 8 घटाएंगे मतलब ये वाला भाग है जो केवल अंग्रेजी बोलने वाला, यानी कि 44, तो 44 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है 44। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 87 नंबर कह रहा है कि कितने व्यक्ति अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों बोलते हैं, तो दोनों बोलने वाला भाग ये वाला है जो दोनों बोलने वाला भाग है, मतलब 8, तो दोनों बोलने वाला भाग 8 कौन सा ऑप्शन में है, ए नंबर ऑप्शन, मतलब आपका 85 का सी हो गया, 86 87 का ए हो गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर ये आपका 92 नंबर यहाँ पर हम बता देते हैं। 92 नंबर कह रहा है कि इसमें पहले 88 देख लीजिए, 88 नंबर क्वेश्चन यही लिख रहे हैं, 88 नंबर क्वेश्चन देखिए, समलंब एक चतुर्भुज है, तो समलंब कैसा चतुर्भुज होता है, एक साइड यहाँ पर दिए दूसरा साइड यहाँ पर दिए, मतलब दो साइड हमेशा समानांतर रहना चाहिए, और इस प्रकार से हम ड्रा कर देते हैं, तो ये क्या हो गया समलंब चतुर्भुज, मतलब वैसा चतुर्भुज जिसके दो विपरीत भुजाएं समानांतर हो, मतलब आमने सामने की भुजा समानांतर रहना चाहिए, तो ये हो गया, इसका नाम क्या है समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज में ये जरूरी है कि एक जोड़ा भुजा समानांतर रहना चाहिए,
तो ऑप्शन देखिए ऐसा कौन सा है, समानांतर विपरीत भुजाएं का एक जोड़ा होता है, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक जोड़ा समानांतर होता है, या एक पेयर भी जिसे बोल सकते हैं, एक जोड़ा समांतर होना चाहिए, उसे हम समांतर चतुर्भुज बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी 88 का डी हो गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है 92 नंबर बता रहे हैं cosec थीटा गुना tan थीटा है। लिखा गया है प्रश्न में इस प्रकार से cosec थीटा गुना tan थीटा, और भागा किससे दे रहे हैं, भागा आपको देना है cos थीटा से। इस प्रकार से भागा लिखा है cos थीटा। तो देखिए कितना सिंपल है ये भी, cosec थीटा को लिखेंगे 1/sin थीटा, और tan थीटा को लिखेंगे sin थीटा बटे cos थीटा, और यहाँ पर से भागा को गुना में या ऐसे ही रहने देते हैं, गुना में लिखेंगे तो 1/cos थीटा हो जाएगा। अब देखिए sin थीटा से sin थीटा कैंसिल होगा, ऊपर से 1 बचा, नीचे cos थीटा गुना cos थीटा, तो 1/cos स्क्वायर थीटा या sec स्क्वायर थीटा जैसे बोलते हैं। तो ऑप्शन दिया गया है, अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन sin थीटा है 1/sin स्क्वायर थीटा है, 1/cos स्क्वायर थीटा है, cos थीटा है, तो 1/cos स्क्वायर थीटा है ना, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखिए 92 के बाद 93, एक क्वेश्चन और है 93 पहले देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है 15 आदमी एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, मतलब m1d1 बराबर m2d2 इसका यूज करेंगे, तो 15 आदमी किसी कार्य को कितना दिन में कर लेता है, 10 दिन में। उसके बाद बोल रहा है प्रश्न में यदि कार्य समाप्त करने के लिए 10 और आदमी लगाए जाए तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। 10 आदमी और लगा रहा है, पहले 15 आदमी था, 10 आदमी और लगा रहे हैं, मतलब 15 + 10, तो कितना दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। जिसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 15 × 10 कितना हो जाएगा 150, इधर 25 × d, मतलब 25 × 150, यानी कि जब 10 आदमी और लगाएगा तो काम 6 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 6 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो 6 दिन कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ये आपका डी है। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर ये है आपका 97 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर 97 बता रहे हैं a² - 1, इस प्रकार से लिखा a टू दी पावर -1 है, a² नहीं है, a पर पावर -2 और फिर यहाँ पर -1 है। इसके बाद लिखा गया है भागा, और कितना से भागा देना है आपको, a² - 1 से। ऐसे प्रश्न को कैसे बनाते हैं, सबसे पहले भागा के बाद वाले को पोस्ट में कर देते हैं, भागा के पहले वाले को पोस्ट में कर देते हैं। नियम जानते हैं, a पर पावर -m इसे लिखते हैं 1/a पर पावर m, ये आपको पता रहना चाहिए। तो a पर पावर -2 है तो इसे लिखेंगे 1/a पे पावर 2, और -1/a किसे लिख सकते हैं, बटा। ये देखिए भागा मतलब बटा हुआ। अब इसे a² - 1 हम इसे ऐसे ही रहने दिया। अब इसके बाद देखिए नीचे a² - 1 से हमें भाग देना है, जिसे वैसे ही रहने दिए। ऊपर एलसीएम क्या हो जाएगा, a² गुना 1, तो a² एलसीएम हो गया। अब देखिए 1 गुना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 1 हो जाएगा, और माइनस a² गुना 1 तो a²। अब यहाँ पर से आपको दिख रहा होगा इतना बटा 1 भी लिख सकते हैं। तो ऊपर में अगर जो हम एक कॉमन ले लेंगे माइनस, तो माइनस कॉमन लेने पर आपका आंसर आ जाएगा, मतलब ऊपर हम अगर जो माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा a² - 1 बटा a², और ये यहाँ पर 1 बटा करके हो जाएगा, मतलब 1/a² - 1, तो a² - 1 से a² - 1 कैंसिल होगा, ऊपर -1 बचा, नीचे a², मतलब -1/a² आपका फाइनल आंसर होगा। ऑप्शन नंबर वो कितना है, -1/a², ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमने ये आपका मैथ का और रीजनिंग का दोनों का सॉल्यूशन किया है। ये 28 मार्च 2016 का शिफ्ट तीसरा का पूछा गया क्वेश्चन था। अब 29 मार्च 2016 को शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन करेंगे, जो प्लेटफॉर्म सेट नंबर 4 होगा। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यह वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें, आप शेयर करें। आप जानते हैं 28 दिसंबर से लगभग या 25 दिसंबर के आसपास से ही एनटीपीसी का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, तो जितना हो सके आप टेलीग्राम पर सेट प्रैक्टिस कीजिए। हम फुल कंप्लीट सेट करा रहे हैं और उसका मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन भी दे रहे हैं। रीजनिंग का सॉल्यूशन उतना नहीं, लेकिन मैथ का कंप्लीट सॉल्यूशन हम दे रहे हैं। इस वीडियो को हो सके तो जितना हो सके शेयर करें।